Jai Hind future officers, and I hope you all in a very good state and are very eager and ready to make this day as usual a very productive day. And today we are moving towards the next chapter, that is chapter 8 of M. Lakshmikant, Directive Principles of State Policy DPSP. So basically आज के PDF में थोड़े चेंजेस हैं, मैंने इस बार उसको बिल्कुल ही बुलेट पॉइंट्स में ट्राई किया है ब्रेक करने का। एंड हर पार्ट को लाइक एम लक्ष्मीकांत के पूरे पार्ट्स हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट स्टिल आई हैव एडेड सम डिफरेंट पॉइंट्स इन दिस इन अ वेरी डिफरेंट अप्रोच. You will get to know about this in this PDF in this whole video. So just sit back and take a copy or pen with you and make a proper notes with you. Okay, pay attention, and we are going to start this beautiful chapter, that is DPSP. Now, why, what are DPSPs? DPSP होते क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कहाँ लिखा गया है। डीपीएसपी बेसिकली आप ऐसा समझ लो ना कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, उस टाइम पे हमारी कंडीशन कंट्री की कुछ और थी, आज कंडीशन कुछ और है। उस टाइम पे वी वर नॉट दैट मच कैपेबल कि हम हर चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने बहुत सी चीज़ें सोची हमारी कंट्री के लिए, फंडामेंटल राइट्स सोचे, ड्यूटीज सोचे, बहुत सी चीज़ें सोची, बट कुछ ऐसे राइट्स भी आ रहे थे जो हमें चाहते तो थे देना, बट हमें पता था कि हम जितने डाइवर्स कल्चर, डाइवर्स लैंग्वेज को हम कंटेन करते हैं, और हमारी कंट्री जितनी डाइवर्सिटी को रखती है अपने पास, और जिस तरह की कंडीशन थी, हम जस्ट कॉलोनियल पीरियड से बाहर आए थे और हम बिल्कुल अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे थे, तो उस टाइम पे हम बाकी स्टेट्स या फिर खुद को इतना फोर्स नहीं कर सकते थे, बिल्कुल हार्ड नहीं हो सकते थे अपने ऊपर कि हर चीज़ को अभी इम्प्लीमेंट करो। तो डीपीएसपी बेसिकली कुछ ऐसे गाइडलाइंस थे उस टाइम पे, ऐसे थे जो थिंकर्स हमारे चाहते थे इम्प्लीमेंट करना, बट उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने इसको एक डीपीएसपी कैटेगरी के अंदर डाला और बोला कि हम जो भी लॉ वगैरह बनाएंगे, इस चीज को डीपीएसपी के सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए बनाएंगे, और अपने लाइक सिटीजन्स की ओवर वेल बींग के लिए बात करेंगे। तो डीपीएसपी बेसिकली उनका वो आइडिया है जो आज भी इम्प्लीमेंट हो रहा है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम जिस चीज के लिए कैपेबल होते जा रहे हैं। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज डीपीएसपी बेसिकली इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई इट इज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल लोकेशन। क्या है इसकी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर डिटेल्ड। कौन से पार्ट में है ये? पार्ट फोर्थ में है। हम पार्ट थ्री तक अभी तक पढ़ चुके हैं। मैग्ना कार्टा कौन से पार्ट को बोला जाता है, प्लीज कमेंट डाउन में बताना। एंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवरिंग फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51। गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग टू फॉरवर्ड फॉर द कोर आइडियाज। कोर आइडियाज क्या है इसमें? तो आइडियाज दैट द स्टेट शुड कंसिडर व्हाइल क्रिएटिंग पॉलिसीज एंड लॉ। कोई भी पॉलिसी या लॉ अगर कंट्री बनाती है ना, तो उसे ये आइडियाज को अपने मन में कंसिडर करके रखना है आगे डीपीएसपी के लिए। थिंक ऑफ देम एज अ गाइडलाइन और अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट सपोज करो कि कोई लॉ बना रही है, ओके। अब लॉ बना रही है तो वो किसी बेसिस पे तो बनाएगी, लाइक कोई मतलब बहुत से कंट्री की रिक्वायरमेंट तो है, वो तो फिलफिल कर रहा है, बट एडवांसमेंट के लिए भी हमें कुछ चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, तो वो चीज़ें पहले से डीपीएसपी में लिखी हुई है, और हमें वो चीज़ फुलफिल करने के लिए धीरे धीरे हम उसको एक गाइडलाइन के तौर पे लेते हैं हमारी गवर्नमेंट। तो और ये पीवाईक्यू भी है कि क्वेश्चंस भी है, तो इसको प्लीज अच्छे से ध्यान से सुनना और नोट कर लेना ये चीज को कि गाइडलाइन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कौन है हमारे गवर्नमेंट के लिए? डीपीएसपी। दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल रिकमेंडेशंस फॉर द स्टेट इन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। हर कोई इसको ध्यान रख के करता है अपना काम। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए थे हमारे? यूएसए से। वैसे ही हमारा डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? तो वी बोरोड इट फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1937। इंटरेस्टिंगली आयरलैंड इटसेल्फ हैड कॉपीड इट फ्रॉम द स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन। आयरलैंड ने खुद कहाँ से लिया है इसको? स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि डिस्क्राइब दीज प्रिंसिपल्स एज नोबल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको एक नोवल फीचर बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। डीपीएसपी अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कंटेन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर कंसिडर्ड इट्स सोल। डीपीएसपी फंडामेंटल के साथ मिलके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी और सोल कही जाती है। कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है। तो ये ग्रैनविल ऑस्टिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये बात बोली कि जब फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी टुगेदर मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड what does the term state means in DPSP? I hope you all studied this article 12 in fundamental right, that is in the part 3 Magna Carta. So that's the same thing here. The definition of the state is still same in this. This means the state include the legislative and executive organ of the state and central government.
ऑल लोकल अथॉरिटीज जैसे कि हमारे म्यूनसिपैलिटीज, पंचायत, देन ऑल अदर पब्लिक अथॉरिटीज इन द कंट्री लाइक LIC, ONGC, एटसेट्रा। गॉट इट। नाउ की फीचर्स ऑफ द डीपीएसपी। अब डीपीएसपी के फीचर्स क्या क्या है? तो इट रिजेम्बलेंस टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में? ये क्वेश्चंस भी आता है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लेना कि डीपीएसपी को बोला जाता है। डीपीएसपी आर वेरी सिमिलर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कहाँ, कौन से, कब पहली बार इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंडिया में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था उसी से सिमिलर रखता है, सिमिलरिटी रखता है। अब डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया दैट एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड इंस्ट्रक्शन टू द गवर्नर जनरल, ठीक है, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल और गवर्नर्स को इंस्ट्रक्शन देती थी, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो इशू करता है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल एज इंस्ट्रक्शन टू द मॉडर्न इंडिया लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। ठीक है, उसी तरीके से हमारा डीपीएसपी भी आज के इंडियन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करता है। नाउ एमिंग फॉर अ वेलफेयर स्टेट, डीपीएसपी लेज आउट अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर अ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। डीपीएसपी जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम देता है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए। देयर प्राइमरी गोल इज टू अचीव द हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमने कहाँ पढ़ा था? प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। दे एम्बॉडी द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। वो कौन से कॉन्सेप्ट को एम्बॉडी करते हैं? वेलफेयर स्टेट का, विच लुक्स आफ्टर द वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन, अपने सिटीजन की वेलबींग के। एज अपोज टू द पुलिस स्टेट, जो हमारा कॉलोनियल पीरियड में था, जब हम पुलिस स्टेट कहलाते थे, बिल्कुल उन्हीं का कंट्रोल था सब कुछ, उसका बिल्कुल अपोजिट रखने के लिए, ताकि हर किसी को अपने राइट्स मिल सके और कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। इन शॉर्ट, दे सीक टू एस्टेब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी इन द कंट्री। जैसे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कौन देता है गारंटी, वैसे आप भी बताना, और इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी कौन देता है? डीपीएसपी। नॉन जस्टिसेबल नेचर में है। आई होप यू, आप सबको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो गवर्नमेंट को दिए गए हैं कि आप इनको फॉलो करके करें। तो डीपीएसपी जो है ना वो नॉन जस्टिसेबल है। दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स इफ दे आर वायलेटेड। जैसे कि एफआर वगैरह आपके एनफोर्सेबल है कोर्ट में, वैसे ये नहीं है। A citizen cannot go to court and compel the government to implement a DPSP. Got it? Okay. Now, however, Article 35 clarifies that these principles are fundamental in the governance of the country and it is the duty of the state to apply them while making laws. 37 ये देखो इन्फोर्सेबल तो नहीं है, ना ही है जस्ट आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हो। स्टिल हाउएवर आर्टिकल 35, ये आर्टिकल 37 ये क्लैरिफाई करता है कि ये प्रिंसिपल जो फंडामेंटल है आपकी गवर्नमेंट, आपकी कंट्री को गवर्न करने के लिए, और ये स्टेट की एक ड्यूटी है कि जब भी आप कोई लॉ बनाओ तो इन डीपीएसपीस को अपने माइंड में कंसिडर करके बनाओ और इनको जरूर इंप्लीमेंट करो। नाउ वी आर गोइंग टू द रियल लाइफ एग्जांपल्स। ये कुछ चीजें एक्स्ट्रा फीचर्स है जो मैं आपको बता रहा था कि जो मैंने इस पीडीएफ में ऐड की हैं इस पर। तो अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि यू कैन नॉट sue द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब कोई गवर्नमेंट अगर किसी स्टेट की यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि आर्टिकल 44 डीपीएसपी में दिया गया है, अगर उसको इंप्लीमेंट नहीं करती है तो आप किसी गवर्नमेंट को सू नहीं कर सकते उसके लिए। बट गवर्नमेंट, एक अंडरस्टैंडिंग है कि गवर्नमेंट को हाँ इसके लिए काम करना चाहिए, एंड योर होमवर्क इज टू फाइंड आउट कौन से ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे यूसीसी इंप्लीमेंट हो चुकी है। ओके, नाउ हेल्प इन जुडिशियल रिव्यू इवन दो दे आर नॉन जस्टिसिएबल। sorry for the restriction. Even though they are non-justiciable, DPSP help the court in determining the constitutional validity of law. ठीक है, ये वैसे तो नॉन जस्टिसिबल है अपने नेचर में, बट डीपीएसपी जो है वो कोर्ट को हेल्प करता है, और कोर्ट के पास कुछ ऐसे केसेस आते हैं ना जहाँ पे वो कंफ्यूज हो चुका है कि ये सही है या गलत, तो वहां पे भी कोर्ट डीपीएसपी को कंसिडर करती है कि हाँ इसके प्रिंसिपल्स यहाँ पे फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। The Supreme Court has often ruled that if a law is made to give effect to a DPSP, it may be considered reasonable in relation to Article 14 and Article 19, thereby saving it from being declared unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट ने कितने बार रूल आया है और ये भी बोला है कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 वायलेट भी होते हैं तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कहा जाएगा, उसको रीजनेबल माना जाएगा। नाउ पार्ट 3, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। वाइल द कॉन्स्टिट्यूशन, अब कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया है डीपीएसपी का, ओके, बट ब्रॉडली जो है आज के टाइम पे उनको तीन कैटेगरी में बांटा गया है।
बेस्ड ऑन देयर कंटेंट एंड देयर डायरेक्शन। पहला है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स क्या है, तो दीज प्रिंसिपल्स रिफ्लेक्ट द आइडियोलॉजी ऑफ द सोशलिज्म एंड एम टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मूविंग टुवर्ड अ वेलफेयर स्टेट, आगे वेलफेयर स्टेट के लिए, ठीक है। सो आर्टिकल 38, सबसे पहले तो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तीन टाइप में बांटा गया है। सबसे पहले सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, ऐसे प्रिंसिपल जो कि सोशलिज्म का आइडियोलॉजी को और प्रोवाइड करता है सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस, एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए इनको इंप्लीमेंट करता है, इनको रिफ्लेक्ट करता है आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म। तो ये हो गया आपका सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। इसके अंडर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? पहला है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 क्या कहता है कि टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर with social, economic, and political justice, and to minimize inequalities इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। इनके इनक्वालिटीज जो होते हैं इनकम स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज में, उसको उसको होने से रोकना। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है हमारे पास, वेयर हायर इनकम जो पर्सन होते हैं, अर्नर्स होते हैं, उनको हायर रेट पे टैक्स दिया जाता है। और कुछ वेलफेयर वेलफेयर स्कीम्स बनाए गए जैसे पीएम किसान, और ये एम करता है इनइक्वालिटी जो इनकम में है उसको कम करने की, ठीक है, बाय कंपनसेटिंग और बाय गिविंग देयर सब्सिडीज। नाउ आर्टिकल 39 टू सिक्योर, अब आर्टिकल 39 कुछ राइट्स देता है। टू द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजंस, द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर हर सिटीजन के पास एक एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड, अपने कॉमन गुड के लिए जो होते हैं किसी भी पर्सन के डेली सर्वाइवल के लिए, उसमें मटेरियल्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं होगा। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन, ओके। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रन अगेंस्ट फोर्सिबल एब्यूज, प्रिजर्वेशन करना है हेल्थ ऑफ वर्कर्स और चिल्ड्रंस का जो कि फोर्सिबल एब्यूज के अगेंस्ट है। अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के हेल्दी डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज देना। अब आर्टिकल 39 ए की बात कर रहे हैं हम, ऑब्वियस सी बात है, ए है तो अमेंडमेंट। अब आप ये मुझे बताना कि किस अमेंडमेंट के थ्रू ये आया है, ठीक है। तो टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, गरीब लोगों को फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस प्रमोट करने के लिए। और जो मैं ये होमवर्क देता हूँ, आप ऐसा मत समझना कि इसे सिर्फ सर्च करके ये मतलब छोड़ देना है सुन के, ऐसा मत करना। आपके बेनिफिट्स के लिए बता रहा हूँ, या आपको आगे पता चलेगा कि ऐसा क्यों बोल रहा था, बट इसको आप प्लीज सर्च करना एंड देन आंसर इट। इट विल श्योरली हेल्प यू इन द राइटिंग सेक्शन ऑफ द एग्जाम एंड यू विल थैंक मी एट दैट डे, ऑन दैट डे। So the establishment of the National Legal Service Authority नालसा जो कि 1987 में which provides legal services and organize लोक अदालत, ओके ये आपका 39 ए का रियल लाइफ एग्जांपल है, नालसा का बनना जो कि फ्री लीगल एड और लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करता है। अब अगला आता है आर्टिकल 41, तो इट इज टू सिक्योर द राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एटसेट्रा। राइट टू वर्क का इंश्योर कर सिक्योर करना, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अगर है तो पब्लिक असिस्टेंस दिया जाए, ओल्ड एज और सिकनेस अगर है तो उसको भी देखभाल किया जाए, ओके। द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो गारंटी करता है 100 डेज ऑफ वेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑल्सो वेरियस ओल्ड एज पेंशन स्कीम को भी ये आर्टिकल आर्टिकल 41 देखता है, ठीक है। आर्टिकल 42 टू मेक प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव के लिए इसमें बात किया गया है, जिसमें रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो रिसेंटली अमेंड किया गया था। क्यों किया गया था? ताकि मैटरनिटी लीव को इंक्रीज किया जा सके। आर्टिकल 43 टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ फॉर ऑल वर्कर्स। आर्टिकल 43 ए अगेन अमेंडमेंट, कौन से अमेंडमेंट से आया है, कौन से अमेंडमेंट से आया है वो आप ईयर और नंबर बताएंगे। टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो जितने भी हैं उनके सेफ्टी का ध्यान रखने के लिए इसमें बोला गया है। आर्टिकल 47 टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ओके। द नेशनल हेल्थ मिशन एंड द मिड डे मील स्कीम जो कि स्कूल में इंप्लीमेंट की गई है, कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 47 को मद्देनजर रखते हुए। अब आते हैं हम गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पढ़ लिया हमने जिसने सोशलिज्म को प्रमोट किया है। अब आते हैं हम गांधीयन प्रिंसिपल। अब नाम से मुझे लगता है सबको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी एंड रिप्रेजेंट्स द प्रोग्राम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड एडवोकेट ड्यूरिंग द
national movement. Article 40, organize village panchayat and give them necessary power to function as unit of self government. इसी के तहत क्या आया था 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 दैट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किसको, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को. नाउ आर्टिकल 43, आर्टिकल 43 क्या कहता है, तो टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना. अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसके, तो द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, कमीशन जो कि केवीआईसी, ये क्यों बनाया गया था, रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए. अब आर्टिकल 43B, दैट इज टू प्रमोट द वॉलेंटियरी फॉर्मेशन एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करता है ये. आर्टिकल 46, to promote the educational and economic interest of SC, ST and other weaker section and protect them from social injustice. और इसके एग्जांपल क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसीज जो हमारे इंस्टीट्यूशंस में आते हैं एजुकेशनल के और गवर्नमेंट जॉब्स में जो रिजर्वेशन दी जाती है. आर्टिकल 47, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट इज इंजूरियस टू हेल्थ. अब कैसे हैं इसके सर्वल स्टेट जैसे गुजरात, बिहार, यहाँ पे अल्कोहल को बिल्कुल बैन, ड्राई स्टेट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है. टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, calves and other milch and draught cattle to improve their breed and to improve their breed. अब अगला है लास्ट, तीन कैटेगरी में बांटा गया था. थर्ड कैटेगरी है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. तो दीज प्रिंसिपल रिप्रेजेंट द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म. आर्टिकल 44, टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड. हर यूनिफॉर्म सिविल कोड एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसको हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे. थ्रू आउट द कंट्री. एडिशनल इन्फो क्या है, करेंटली इंडिया हैज डिफरेंट पर्सनल लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजन, ये शॉर्ट में यहाँ पे. और गोवा के साथ साथ उत्तराखंड भी है अभी. द टॉपिक ऑफ नेशनल वाइड यूसीसी इज अ मेजर पॉइंट ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डिबेट. जैसे कि पर्सनल लॉज हर रिलीजन के लिए है, तो यूसीसी आने के बाद क्या होगा, सबके लिए एक कॉमन लॉ होगा जो कि आपका कंट्री का लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग हर कुछ गवर्न होगा और हर कुछ जुडिशरी के डिसीजंस लिए जाएंगे. Article 45, to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. I hope fundamental rights कुछ याद आ रहा हो. This was modified by the 86th Amendment Act of 2002. 86th Amendment Act से किया गया था 2002 का, जिसने क्या किया था, एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, और वो किसके अंडर, आर्टिकल 21A के अंदर डाला गया था, ठीक है. नाउ आर्टिकल 48, टू ऑर्गेनाइज कल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइंस, ठीक है. फिर आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. इट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है इसके, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 एंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980. ये इनेक्ट किए गए थे इन डायरेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए. आर्टिकल 49, टू प्रोटेक्ट द मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, एएसआई जो है प्राइमरी बॉडी है आपके इन सब चीज़ों को सेफ्टी को ध्यान रखने के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, एएसआई. आर्टिकल 50, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विसेज फॉर द स्टेट. तो दिस वाज लार्जली अचीव्ड बाय enactment of the criminal procedure act. Okay, sorry for the disturbance. We were here. Article 50. Okay. Article 51, to promote international peace and security, जो कि कैसे किया गया है, इंडिया पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर एंड इट्स रोल इन यूएन पीस कीपिंग मिशंस आर रिफ्लेक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल्स. यूएन पीस कीपिंग में आपने ब्लू हेलमेट सुना होगा, ये सीडीएस का भी पीवाईक्यू है कि ब्लू हेलमेट किसको बोला जाता है, तो ब्लू हेलमेट यूएन पीस कीपर्स को बोला जाता है. ओके. पार्ट 4, दैट इज व्हाई आर डीपीएसपीज नॉन जस्टिशिएबल. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उस टाइम पे हमारे कंट्री के इनसफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री डिडंट हैव इनफ मनी टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज फार रीचिंग प्रिंसिपल्स इमीडिएटली. उसी टाइम करने के लिए नहीं था. वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस, ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी और पिछड़ापन भी था, सोच में बहुत ज़्यादा. उस टाइम पे हम आज को डीपीएसपी जो जो बोलता है हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते तो उस टाइम, बिकॉज कंट्री बहुत अनस्टेबल हो जाती है उस टाइम पे. एंड फ्रीडम फॉर द न्यू स्टेट, हम न्यू स्टेट के ऊपर ये डीपीएसपी डाल के उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहते थे कि आप ये इम्प्लीमेंट करो, ताकि हमने उनको फ्रीडम दिया है कि वो अपने काम को अपने तरीके से कर सके, उनके ऊपर कोई बाउंडेशंस नहीं है कि आपको हमारी चीज़ों को फॉलो करना है. ओके. सो व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड देम, द रियल फोर्स इज पॉलिटिकल एंड इट इज बेस्ड ऑन पब्लिक ओपिनियन.
ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको बोला था कि गवर्नमेंट दैट रेस्ट ऑन पॉपुलर वोट कैन हार्डली इग्नोर द डीपीएसपी। अब कोई गवर्नमेंट जो हमारे कंट्री में इम्प्लीमेंट होती है बनती है कैसे, पॉपुलर वोट के अकॉर्डिंग, जो पब्लिक उसको वोट करती है, तो वो डीपीएसपी को इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि डीपीएसपी एक ऐसी चीज है जो लार्जर पब्लिक को कंसिडर करती है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो अगर वो ऐसा करती है तो इट विल हैव टू आंसर टू द इलेक्टोरेट ड्यूरिंग इलेक्शंस। नाउ पार्ट 5, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में क्या क्या चेंजेस है। अब इनिशियल इंस्टांस पढ़ते हैं। चंपाकम दोराइजन केस 1951, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, और ये बोला गया कि डीपीएसपी मस्ट रन एज अ सब्सिडरी टू एफआर। हाउएवर इट आल्सो हेल्ड दैट एफआरस कुड बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट। उसके बाद फिर द बिग चेंज गोलकनाथ केस आता है 1967 में, जिसमें बोला गया सुप्रीम कोर्ट टुक अ स्ट्रॉन्ग स्टांस, और उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को ले नहीं सकता है, फंडामेंटल राइट परमानेंट है, सैक्रोसेंट है। फिर पार्लियामेंट का रिएक्शन क्या आता है। पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया 24th एंड 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। 25th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, आर्टिकल 31C लाया, जो ये बोलता है कि कोई भी लॉ बनाया गया है इम्प्लीमेंट द सोशलिस्ट प्रिंसिपल ऑफ 39C, वो चैलेंज नहीं किया जा सकता अगर वो 14, 19 और 31 को वायलेट भी कर रहा है, तब भी ये सेफ रहेंगे। अब बैलेंस कैसे बनाया गया, केशवानंद भारती केस और मिनर्वा मिल केस में ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। मिनर्वा मिल केस में बोला कि सुप्रीम कोर्ट जैसा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेडरॉक है, दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड, अब बनाया गया है बेडरॉक, किसके बैलेंस बनाया गया, किसके बीच में, फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस बना के ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इट डिस्क्राइब्ड देम एज टू व्हील्स ऑफ ए चैरियट, के दो व्हील्स है, किसी भी एक को आप नहीं हटा सकते हो वरना चैरियट गिर जाएगा। What is the present position? Fundamental right enjoys supremacy of over directive principles. Okay. However, Parliament can amend the fundamental right to implement DPS. Parliament fundamental right को amend कर सकता है DPSP को implement करने के लिए, as long as the amendment doesn't change or destroy the basic structure of the Constitution. I hope you all understood this very beautiful topic, that is DPSP, Directive Principle of State Policy. And if you have any doubt, kindly comment down. And if you also have any suggestion, please comment down too. All comments are very welcome by me. Uh, Till then, so in the next chapter, we are going to study the chapter 9, that is fundamental duties. So stay connected. Till then, take care of yourself and your family. Study hard and make your everyday very productive. Signing off. Jai Hind.